नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। भारत भाग्य विधाता में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब तक हमने सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिससे आप सबका पूरा समर्थन मिला। इस पूरे हफ्ते हम उठा रहे हैं महंगाई का मुद्दा। कई बार महंगाई के प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हुई, अगर हम पिछले 10 सालों का इतिहास निकाल लें, लेकिन उस चर्चा के क्या मायने निकले? कोई मायने नहीं निकलते। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो विपक्ष है वो इसको बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक इमोटिव इशू बना लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको एक सस्ते किस्म की सहानुभूति और वोट और उसको मतलब एक सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, बात ये कि हर साल बारिश होती है, हर साल पानी जमा होता है सड़कों पर, मगर हर साल सरकार कहती है कि सड़कें ठीक करेंगी, मगर नहीं होती हैं। आज देखिए हमारा शो जरा हटके, जिसे पेश करेंगे आशुतोष राणा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगी सीपीएम की नेता वृंदा करात। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा भारत भाग्य विधाता की मुहिम जरा हटके में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार यदि प्रेत के जैसा है तो महंगाई डायन के जैसी है। महंगाई रूपी डायन जब अपना मुंह खोलती है तो हमारी कमर को तोड़कर रख देती है और हम चलने के काबिल नहीं रहते, घिसटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महंगाई ना हमें जिंदा रहने देती है और ना ही हमें मरने देती है। तो महंगाई रूपी धधकते विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे देश की जानी मानी शख्सियत के साथ, जिन्हें अपने सकारात्मक रवैये के लिए जाना जाता है। राजनीति के शोर शराबे में इनके शब्दों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य श्रीमती वृंदा करात। लंबा कद, तेज तर्रार तेवर, माथे पर बड़ी सी बिंदी और खास अंदाज की साड़ी, ये पहचान है वृंदा करात की। कोलकाता में जन्मी वृंदा जी ने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाई की। 1967 में लंदन में 4 साल तक एयर इंडिया के लिए काम किया, लेकिन वृंदा जी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने एयर होस्टेस की ड्रेस कोड शॉर्ट स्कर्ट के खिलाफ आवाज उठाई और स्कर्ट के साथ साथ साड़ी को भी ड्रेस कोड बनाने पर जोर दिया। यहीं से शुरू हो गया था वृंदा करात का नया सफर। महिला अधिकारों के लिए वो लगातार आवाज उठाती रही हैं। 1971 में एयर इंडिया की नौकरी छोड़कर वृंदा जी कोलकाता वापस लौट आईं और माकपा से जुड़ गईं। आज वो माकपा की अब तक की एकमात्र महिला पोलित ब्यूरो मेंबर हैं। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई का सीधा असर हमारी माताओं बहनों को ऊपर पड़ता है। पता लगा बाजार में कीमत बढ़ी तो सबसे पहले उनको कम मिलना शुरू हुआ। आप स्वयं महिला हैं, इस बात को ज्यादा अच्छे से समझती होंगी। क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात पता है आशुतोष जी, डायन नाम क्यों महंगाई के ऊपर? मतलब महंगाई के पीछे कारण भी जब आप डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि डायन महिला के साथ जुड़ जाती है। डायन का मतलब फीमेल, जबकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ महिलाओं पर भी पड़ता है। तो अगर आपकी बढ़िया भाषा में अगर डायन की जगह कोई मेल इक्विवेलेंट हो तो वो क्या करें? ये भाषा की बेचारी बाध्यता है कि जो महंगाई शब्द है वो स्त्री लेंगे। आपने देखा एक बार कि हर बुरी चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं
स्त्रीलिंग के साथ जुड़ जाते हैं हमारे भाषा में, और वो भी एक सांस्कृतिक एक सवाल है एक पुरुष प्रधान समाज का कि भाषा इतना प्रभावित करता है किसी समाज को, हर खराब चीज स्त्रीलिंग के साथ जुड़ जाती। खैर वो एक अलग बात लेकिन है। नहीं, मैं इस विषय पे कि जितने भी ग्रह हैं ये सब पुरलिंग हैं। अच्छा चलो शुक्र है, ग्रह बुरा होता है ना। लेकिन इस पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अच्छा ये और वो बढ़िया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ यही एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन है। चलो लेकिन जो महंगाई की ग्रह है, महंगाई की ग्रह है तो हम उसको पुल्लिंग ही मान लेते हैं। बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो महंगाई का एक जबरदस्त बोझ है महिलाओं के कंधे पर, और उसके पीछे क्या है, हम नहीं कह सकते कि प्राकृतिक देन है, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन में चावल, गेहूं, हर चीज के उत्पादन में कमी नहीं है। आज हमारे गोदामों में आशुतोष जी 6 करोड़ टन अनाज सड़ रहा है। बिल्कुल यही एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास एक तरफ अनाज इतनी ज्यादा मात्रा में है और दूसरी तरफ भुखमरी भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में है। तो ये तो नीतियों की गलती है ना, ये इसीलिए मैं कह रही थी कोई नेचुरल कॉज नहीं है, ये मैनमेड कॉज है। ये हमारी नीतियों के कारण ऐसे हो रहा है। और ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि जिस देश में गोदामों में अनाज सड़ रहा है और भूखमरी के शिकार बन रहे हैं हमारे आबादी की काफ़ी बड़ी संख्या, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जो अभी आंकड़े आए हैं वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो सबसे बड़ी संख्या में भूख के शिकार हैं दुनिया में, वो हिंदुस्तान में है। इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, एक तरफ ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अभी बन रहा है, ये हमारे देश के नागरिकों को एक कानून देगा खाद्य सुरक्षा का। दुनिया भर में ऐसे कानून के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़े गई, हम लोग भी लड़े थे, संघर्ष किए लाखों महिलाओं ने कि भाई ये कानून होना चाहिए। कानून बना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो कानून बना वो बहुत अधूरा कानून बना, और इस कानून का भी प्रभाव कई क्षेत्रों में नकारात्मक भी पड़ने वाला है। मान लीजिए मेरे सदस्य में, मेरे परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और मैं बीपीएल कार्ड होल्डर हूँ, तो मुझे आज के दिन में 35 किलो अनाज मिलेगा। इस कानून को पारित होने के बाद अगर मेरे 5 सदस्य हैं तो मेरा कोटा 10 केजी कम होकर 25 किलो मिलेगा। अगर मैं अकेली विधवा हूँ, बीपीएल कार्ड होल्डर, आज 35 किलो मिल रहा है, कल मुझे केवल 5 किलो मिलेगा। तो ये कानून की जहाँ कंसेप्शन ठीक था, वहाँ उसमें कुछ ऐसे धाराएं हैं आशुतोष जी जो बहुत ही गलत है। निश्चित रूप से, क्योंकि एक सवाल हर व्यक्ति के अंदर ये खड़ा होता है कि जहाँ पे एक तरफ जब आप खाद्य सुरक्षा के बिल को पारित करते हैं और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा के लिए तकरीबन 150 लाख करोड़ से लेकर 250 लाख करोड़ रुपए का आपका खर्च आएगा, फिर राजस्व में कमी आएगी, तो उस राजस्व की कमी को कैसे पूरा करेंगे? क्या सोना गिरवी रखेंगे या विश्व बैंक से और उधार लेंगे? वैसे ही हमारे ऊपर उधार है, या नई मुद्राओं को फिर से छापने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, नए नोट को। और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो वैसे ही हमारी मुद्रा इतनी नीचे गिरी हुई है, वो और नीचे गिर जाएगी। तो ये कैसे होगा? जो आपने कहा है, हमने देखा कि कुछ हमारे अखबारों में, कुछ हमारी मीडिया में कुछ लोगों ने इस सवाल को बहुत जोर से उठाया कि भाई ये 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा और इसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचा पर। लेकिन अगर आप बजट पेपर्स को देखेंगे, हर साल हमारे बजट के पेपर में एक कॉलम होता है कि जो हमारी टैक्स छूट हमने दी, जो हमने टैक्स लगाया
लेकिन उस टैक्स को वापस ले लिया। उसका एक 2/3 हिस्सा हमारे बड़े बिजनेस घराने के टैक्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, और कुछ है एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। अभी आप देखिए, हर साल लगभग 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपया उस कॉलम में सरकारी कागजों में लिखा जाता है, हमने अपने दिल को बड़ा करके इनकम टैक्स पे देने वालों की हमने छूट दे दी, लो तुम्हें 5 लाख करोड़ रुपया का हमने तोहफा दे दिया। लेकिन अगर आप जिनकी जेब में पैसा है, अगर आप उनकी जेब से टैक्स आप ले लें, तो आपकी एक खाद्य सुरक्षा बिल ने आप बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान में शर्मनाक असमानताएं हैं, भूखमरी जैसे, आप उसको हटा सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम कौन से चश्मा से दुनिया को देखें। हम उस चश्मा लगा कर देखें जो अमीर कहते हैं, अरे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पेट भरा नहीं है, या हम उनको देखेंगे, उस औरत को दिन रात बराबर करके एक विधवा अपने बच्चों की रोना वो बंद नहीं कर सकती है, और लोग कहते हैं अरे 1 लाख करोड़ रुपया हमारे विकसित हिंदुस्तान के पास नहीं है तुम्हारे भूख मिटाने के लिए। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है और महंगाई की बात है, ये शायद बर्दाश्त हो सकता था, लेकिन उसकी जो बैलेंस है वो कहीं नहीं हुआ। आय में वृद्धि नहीं हुई और महंगाई बढ़ती चली गई, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, इसलिए महंगाई चुभ रही है। महंगाई से कौन खुश है भैया, जरा बताएंगे आप मुझे? यहाँ पे जो आम जनता है उनका तो जीना मुश्किल है। प्याज के भाव कहाँ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग, पेट्रोल, डीजल, आई डोंट थिंक सो इंडिया में रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है। महंगाई के ऊपर कभी भी सारी की सारी पार्टियों को एकमत होते हम लोगों ने नहीं देखा, जबकि इसमें सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसमें साथ में खड़े होने की जरूरत है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ये आपने बहुत बहुत बढ़िया बात आपने रखी। आमने सामने क्यों, तू मैं क्यों? हर बार जब बहस होती है, जब हम सभी चाहते कि महंगाई कम हो, तो नेचुरली जनता कहेगी अरे ये क्या है, ये तो ये लोग नाटक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में झगड़ते हैं, लेकिन हमारे बजट पर उसका उल्टा असर पड़ता है। तो 100% आपके साथ। और मैं स्वयं ही, जब मैं पार्लियामेंट में थी और हमने ये सब बहसों में हिस्सा भी लिया और देखा भी, सब कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, इसको रोको। लेकिन महंगाई बढ़ने की जो नीति है, अनफॉर्चुनेटली जो मुख्य जो 2 दल हैं, विपक्ष के और पक्ष के, वो एक हो जाते हैं। मिसाल के तौर में मैं आपको बताऊं, अब आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम के संबंध में, अभी सभी जानते हैं, देखिए आपका जो ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर आप कोई आवश्यक चीज़ लेकर जाएंगे और ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा, तो नेचुरली वो दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मतलब तेल हमारे तेल को निकाल रहा है। हाँ, तेल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो यहाँ हंस सकते हैं, लेकिन जो बाजार में जब जाते हैं, पहले तो महिलाएं प्याज काट के रोते थे, आज तो बाजार में दूर से प्याज के दाम देखकर वो रोते हैं, क्योंकि नासिक से यहाँ आने तक जो ट्रांसपोर्ट का भी है वो भी बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि सरकार को अपनी सब्सिडीज कहाँ रखना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। जो मैंने आपको महंगाई के बारे में भी, या खाद्य सुरक्षा बिल के लिए जो पैसे खर्च की बात है, कंसेशंस आप किसको दे रहे हैं, सब्सिडीज आप कहाँ दे रहे, उसको रोकिए ना, और जहाँ लगाना चाहिए। अब देखिए गैस प्राइसिंग के दाम है, मैं कोई कंपनी की बात विशेष नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सभी जानते हैं गैस प्राइसिंग से एक विशेष कंपनी का बहुत फायदा होने वाला है। आप गैस प्राइस के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाव देखते हैं, लेकिन किसान की उपज की मूल्य के लिए तब आप अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्यों नहीं देखते हैं?
आप गैस प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हिंदुस्तान में है उसको आप लीजिए, जो किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में उसको लेकर आप उनका मूल्य तय करते हैं। तो गैस प्रोडक्शन, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान का लीजिए ना, आप अमेरिका का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाकर उनको मुनाफा देने का रास्ता खोल रहे, तो किसान को क्यों नहीं आप वो करेंगे? दोहरी नीति क्यों? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर मुद्दे पर, चाहे महंगाई के हो या खाद्य सुरक्षा के हो, हिंदुस्तान के पास साधनों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है हमारे देश में साधनों की। कमी है हमारी नजर की, हमारी नियत की, हमारी नीति की। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अब अगर मैं कहूँ, आप कहेंगे आप तो पॉलिटिक्स डाल रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, जब तक ये दोनों एक दूसरे के पक्ष विपक्ष रहेंगे ना और कोई विकल्प सामने नहीं आएगा, तो ये नेता आधारित हमारी पॉलिटिक्स चलती रहेगी और नीति आधारित जो होनी चाहिए मंच, वो पीछे जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम और आप देखें तो पहले सन 87-88 में तकरीबन 56.5% के ऊपर हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर आम आदमी का खर्च था। आज 2012-13 में यदि हम देखें तो तकरीबन 38.5% के लगभग खर्च है। तो क्या हमारी खाने के प्रति जो अरुचि पैदा हुई है ये महंगाई के कारण हुई है, या हमने ये कर लिया कि भैया कम खाओ और गम खाओ? गम तो खा ही रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, गम हमारे बंगाली में, बांग्ला में गम का मतलब गेहूँ, लेकिन जो आप गम की बात कर रहे हैं, आप दुख की बात कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि सबके हिस्से में दुख क्यों, जब देश के साधनों में, प्राकृतिक रूप में भी हमारे देश के पास साधनों की कमी नहीं है। तो मैं फिर इस बात पर जोर लगाना चाहती हूँ कि जो 38% आप कह रहे हैं ये भी एवरेज है, लेकिन अगर आप गरीबों की संख्या लेते हैं, विशेषकर ग्रामीण गरीबों की संख्या लेते, लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स आए हैं उस पे लगभग 68% से 75% उनकी आमदनी सिर्फ भूख से बचने के लिए खर्च होता है। तो आप सोचिए, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के कपड़े, मकान बनाने की, अस्पताल के खर्च की, इत्यादि जो खर्च होता है, मनोरंजन की बात तो छोड़ ही दीजिए, कल्चर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो आमदनी का हिस्सा आज बहुत बेसिक चीजों में खर्च हो रहा है एक आम नागरिक की, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो विकास का दर है वो कुछ लोगों के लिए है और अधिक लोगों के लिए नहीं है। कि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफाखोर, बिचौलिए और काला बाजारियों की वजह से भी बढ़ती है कि ना हम, और उन राजनेताओं की जो उनको सहारा देते हैं। तो इसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाएगा ताकि ये बिचौलिए, मुनाफाखोर और काला बाजारियों के ऊपर नियंत्रित कर इनको नेस्तनाबूद किया जाए? कैसे नियंत्रित किया जाएगा? देखो, कानून तो है ना, हमारे देश में कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक्ट है, लेकिन करेगा कौन? इसीलिए मैंने आपकी बात को इंटरप्ट करके थोड़ी सी एक बात रखी कि राजनेता भी, क्योंकि कई जगह देखा गया कि भाई किसी को आप संघर्ष के आधार पर गिरफ्तार करवा लिया और रातों रात नेताजी आ गए और छुड़वा भी दिया। कुछ नेता, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ, लेकिन वो ही काफी है।